प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास ईस्ट अफ्रीका, तंजानिया और जगह का नाम है मांजा। ऐसा ये बूढ़ी माता जी हैं और 1953 की हैं वो, और मेरी नियमित दर्शिका हैं। मातृतुल्य स्नेह उनका है मुझ पे, विश्वास बहुत ज़्यादा है। इस वजह से उन्होंने अपनी कुंडली मुझे भेजी है। बहुत अच्छा लगता है इस बात को सोच करके और जान करके कि मुझसे कई गुना उम्र में बड़े लोग मुझ पे विश्वास करते हैं और उनके जीवन में मैं हूँ, मतलब 24 घंटे का एक कोना उन्होंने मुझे दे रखा है। आइए शुरू करते हैं इनकी कुंडली का अध्ययन। और सबसे पहले तो ये जानेंगे 1953 और आयु अभी लंबी है। क्यों है? क्योंकि शनि की दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे है। ये तो 1953 की हैं। इनकी उम्र से ज़्यादा बड़ी, मतलब मेरे पास पंजाब थड्डा से कुंडली आई थी, 1932 की कुंडली थी। अभी हैं 1932 की कुंडली और अभी हैं। मतलब सोचिए कि आज़ादी से 47 में मिली। मतलब वो लोग जब भारत विभाजन हुआ तब पंजाब छोड़ करके वो जगह, पाकिस्तान में जो अभी थड्डा नाम की जगह है, उसे छोड़ करके वो लोग अभी मुंबई में रहते हैं। तो ये लंबी आयु क्यों मिलती है, मैं आप लोगों को यही बात बता दूं। सबसे पहले तो जब कभी भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से शनि का बड़ा बढ़िया संबंध बन जाए तो व्यक्ति को आयु अच्छी मिल जाती है। और ये मैंने कई कुंडलियों पे देखा है, आजमाया भी है, और ये सूत्र भी हमारे पूर्व के आचार्यों ने दिया रखा है। इस वजह से आयु बहुत अच्छी है। और वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है। आषाढ़ माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो आतुर होते हैं, भयाक्रांत होते हैं। मतलब वो कई बार उनके उत्पादक क्षमता दिमाग की बड़ी ज़्यादा होती है। उनके दिमाग में प्रश्न बड़े बनते हैं। वो जल्दी ही किसी पे विश्वास भी करते हैं और तुरंत उसके लिए, या वो व्यक्ति जिस पे विश्वास करते हैं वो उनके लिए अविश्वासी भी हो जाता है। आषाढ़ माह में जन्मे होने से व्यक्ति बहुत सारे विचारों का उद्गम बड़ा ही ज़्यादा होता है। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो पापक होते हैं। यहाँ पे व्यक्ति के मन स्थिति को कई बार दोराहे पर ही नहीं बल्कि चौराहे पर खड़ा हुआ होता देखा जाता है। मतलब दिमाग में एक से अधिक बार एक ही विचार बनता रहेगा। मृत्यु का डर, बिस्तर पे पड़ जाने का डर, किसी के ऊपर आश्रित हो जाने का डर, ये बार बार दिमाग में विचार कुछ नहीं है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बार जो या तो सही या तो गलत या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक अगर कोई विचार बन गया तो फिर व्यक्ति उस पे, वो विचार व्यक्ति पे हावी होता रहता है। और इस कारण से व्यक्ति के जीवन में, चूंकि चंद्रमा पहले ही शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के हैं, पंचमी तिथि के तो पापक हो जाते हैं, और पापक ग्रह के चंद्रमा जो होते हैं वो व्यक्ति के जीवन में अव्यवस्थाओं को देने वाले भी होते हैं। बुधवार को जन्मे हैं और बुधवार के अधिपति जन्म कुंडली में शत्रु की राशि में बैठे हैं। बुध अष्टम के साथ एकादशवें भाव की कुंडली में अधिपति होते हैं। यहाँ के लिए वो भी 12वें भाव के स्वामी होते हैं और यहाँ भी वो 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस आधार पर वारेस ही कमज़ोर हैं और जन्म कुंडली के 4 ग्रह निश्चित रूप से बलवान होने ही चाहिए। सबसे पहले वार के अधिपति चंद्रमा, उसके बाद लग्न के अधिपति, और जन्म कुंडली में उसके बाद गुरु। ये तो बलवान होने ही चाहिए, ये आवश्यक होता है। गुरु कैसे हैं? गुरु शुक्र के साथ सप्तम भाव में और राहु से दृष्ट, और किसके साथ बैठे हैं? मारक ग्रह के साथ। सप्तम भाव में बैठ गए तो मारक भी हो गए, राहु से दृष्ट हो गए तो और भी कमज़ोर हो गए, तो गुरु कमज़ोर हो गए। चंद्रमा पहले ही कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं और दशम स्थान में बैठे हैं, उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। ये भी एक परेशानी की बात है। तो बुध, वार के अधिपति चंद्रमा, वार के अधिपति बुध, शत्रु की राशि में शत्रुगत, अष्टमेश होकर के चंद्रमा से कोई संपर्क नहीं, चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। सूर्य से कोई संपर्क नहीं, और जन्म कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हैं मैं भूल गया हूँ। सूर्य जन्म कुंडली में और मंगल के साथ एक साथ जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। सूर्य और मंगल जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं।
तो एनर्जी सारी मृत्यु को प्राप्त कर गई, आत्मविश्वास सारा मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। और अष्टम भाव के मंगल महिलाओं की कुंडली में हो, मतलब माता बहनों की कुंडली में हो, या पुरुषों की कुंडली में हो, बड़े खराब होते हैं, बहुत खराब। मतलब आप इसके बारे में अच्छा तो शास्त्र ने बड़ा कम लिखा है, इसकी बुराइयां ज़्यादा लिखी गई हैं, इसकी अप्रशंसा ज़्यादा की गई है। और ये अष्टम भाव के मंगल हैं, नीचाभिलाषी हैं। कंसंट्रेशन और विचारों की जो क्षमता है, जो चिंतन है, वो गड़बड़ है। एक जगह व्यक्ति टिक नहीं रहा है और वो गलत निर्णय लेने वाला होता है, निर्णय गलत हो जाता है मंगल के कारण। चूंकि मैंने इस पे बहुत बार कार्यक्रम बनाया है और बहुत बार कहा भी है कि जब जन्म कुंडली में मंगल नीचाभिलाषी होते हों तो व्यक्ति के निर्णय प्रायः कई बार गलत सिद्ध होते हैं। इस वजह से जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले, ऐसा करने से गड़बड़ हो जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करना होगा। चौटली की जड़, नीले फूल जो जिसे आप मिल जाए कहीं, तो चौटली की जड़ भी अपने गले में धारण कर सकते हैं अगर ये ठीक है। नहीं तो इस कुंडली के हिसाब से बजरंग बली की खूब पूजा करनी होगी। वरीयान योग जो लंबी आयु देता है, व्यक्ति को वरिष्ठ बनाता है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के कारण पुरुषोचित स्वभाव पर कई बार आक्रामकता, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति और कठोर बोल जाना और किसी के ऊपर आश्रित हो जाना, ये मंगल और शनि के कारण है। शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे, मंगल की 4थी दृष्टि शनि पे। तो व्यक्ति उम्र के कारण भी आयु में उदाहरण बना हुआ है। जो जीवन में घटनाक्रम बने हैं, जो उदाहरण बना, जो चीज़ें घटित हुई, जो नेगेटिव चीज़ें घटित हुई हैं, वो शनि और मंगल के कारण हुई हैं। और जो सात्विकता है वो गुरु और शुक्र के कारण है। जो धर्म की समझ है, ज्ञान है, पराकाष्ठा है, अनुशासन है, सफाई है, वाक शुद्धि है, चपलता है, ये सब गुरु के कारण है। और जो आधुनिक होना है, जो सांसारिक होना है, जो सामाजिक होना है, वो शुक्र के कारण है। इमोशन चंद्रमा के कारण है। गलत निर्णय मंगल के कारण है। धर्म, आध्यात्म, दान, पुण्य ये बुध के कारण हो रहा है, पर वो भी घबराया हुआ है। तो ऐसी आपकी कुंडली बन गई। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के कारण व्यक्ति में रजस तत्व की प्रधानता होती है, राजसी गुणों से युक्त होता है। इस वजह से उसे साफ सफाई, चीज़ों को सजा के रखना और खूब सुंदर जीवन जीना और अवस्था के हिसाब से अपनी सुंदरता को बना करके रखने की कोशिश करना, ये सब क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के कारण होता है। लग्न का मान 0 अंश 56 कला का बना है और चंद्रमा पापक हैं, सूर्य और मंगल अष्टम में हैं। यही इस कुंडली की गड़बड़ी है। थोड़ी सी समझेंगे, एनर्जी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चली गई और बहुत ध्यान से अगर समझेंगे तो चंद्रमा पहले ही पापक हैं, उसके बाद जन्म कुंडली में लग्न का मान 0 अंश का बन गया। ये ठीक नहीं होता, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के आकार को गड़बड़ी देता है, शेप मिलने ही नहीं देता। या ये भी कहेंगे कि कई बार व्यक्ति अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने स्वभाव के कारण, अपने बचकानी हरकतों के कारण लोगों का शत्रु या दुश्मन भी बनता हुआ नजर आता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी शत्रु के साथ शत्रु की राशि में बैठे हैं, इस कारण से भी कई बार व्यक्ति संतान से, बच्चों से, माँ, पति से शत्रुता हो जाती है, या शत्रुता मोलनी पड़ती है, या शत्रु बन जाता है, या अकेलेपन में जाता है। उसके बाद जन्म कुंडली के अगर नवांश चक्र में देखेंगे तो यहाँ गुरु वृष राशि में बैठे हैं, यहाँ वो कर्क राशि में जा रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। दाम्पत्य तो लगभग यहाँ पे गुरु संभाल रहे हैं, शुक्र भी यहाँ पे संभाल रहे हैं। यहाँ पे सूर्य और मंगल 3 नंबर की राशि में बैठे थे, यहाँ भी 3 नंबर की राशि में बैठे हैं, पर वर्ग उत्तम हो गए। ग्रह वर्ग उत्तम होगा तो दशम भाव के स्वामी प्रोफेशनलिज्म होगा, प्रोफेशनलिज्म रहता है। और मंगल वर्ग उत्तम है जो इस कुंडली के लग्नेश है, अष्टम भाव में बैठे हैं, तो इस हिसाब से मंगल का वर्गोत्तम होना कुंडली के आयु को, स्वास्थ्य को और चिंतन को, एनर्जी को अच्छी स्थिति में लेके जाते हैं। शनि और चंद्रमा के कारण दाम्पत्य में कमजोरी आ जाती है, विवाह में सुख कमजोर मिल जाता है। और यहाँ पे मंगल और सूर्य के कारण पति के साथ शारीरिक सुखों में कमजोरी, वो जल्दी जल जाता है। बुध पंचम भाव में वृश्चिक राशि के बैठे हैं, 12वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के पंचम में और पंचम के अधिपति 12वें। मतलब प्रेम देंगे तो मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। आप जिसके लिए अच्छा करना चाहते हैं वो व्यक्ति भी आपके लिए कभी खड़ा नहीं हो, या कई बार आपका इस्तेमाल कर ले और फिर आपको किनारे कर दे, दूध में पड़ी मक्खी की तरह।
और जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है, तो यहाँ पे व्यक्ति कई बार अपने हिसाब से जीना भी चाहता है, झट से रो देने वाला, अवस्था के हिसाब से जितना गंभीर होना चाहिए उतनी गंभीरता नहीं और बचपना ज़्यादा है, ये भी कहूँगा। और जन्म कुंडली के सूर्य और मंगल वाणी को कठोर बना देते हैं, अनुशासित बना देते हैं, जिसके कारण भी परिवार में क्लेश और कष्ट होता है या कष्ट मिल जाता है। दशा वर्तमान में शनि की चल रही है, जो व्यक्ति को एकांत, एकाकीपन में, अकेला, निगेटिव या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, आयु को, ऐसे विचारों को संकीर्ण कर देता है। ऐसा लंबी आयु है पर आइसोलेट है, अकेले है, अलग थलग पड़ा हुआ है व्यक्ति को, ऐसा लगेगा जैसे मेरे लिए तो कोई ही नहीं है। इस तरीके के विचार सिर्फ बन रहे हैं पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। अकेलापन है पर आप सबके लिए हैं और सब आपका ध्यान रख रहे हैं, ऐसा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैं मूलतया इस कुंडली में दशाओं पर ही ज़्यादा फोकस करूँगा। विचार करें तो लग्न कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव चतुर्थ और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। ये उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि चतुर्थेश है और जन्म कुंडली के तृतीय भाव के भी स्वामी हैं। तो चतुर्थ भाव के अधिपति होने से अच्छे तो हो गए, लेकिन फिर से वापस तृतीयेश होने के कारण कई बार उन्हें कमजोरी भी मिल जाती है। और जन्म कुंडली के उस भाव में राहु बैठे हैं, तो ये राहु केंद्र और त्रिकोण में तो बैठे नहीं हैं कि राहु अच्छे हों, पर राहु तीसरे भाव में बैठ गए, तो एक तरीके से व्यक्ति के लिए मेहनती तो हो जाते हैं, व्यक्ति को मेहनती तो बना देते हैं, पर ये शुक्र और गुरु दोनों को देख रहे हैं। तो जन्म कुंडली में सप्तमेश पर राहु की दृष्टि पड़ गई और जन्म कुंडली में गुरु धन भाव के स्वामी पे राहु की दृष्टि पड़ गई, तो व्यापारिक नेचर आ जाता है। कुंडली में कई बार व्यापारिक नेचर दिखने को मिल जाती है। और जन्म कुंडली के तीसरे भाव के राहु की दृष्टि बुध और शनि सब पे है, तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ गई और जन्म कुंडली के शनि के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ गई। तो अष्टम भाव से या अष्टम भाव के अधिपति से शनि का भी संबंध बना, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। राहु की दृष्टि अष्टम भाव के अधिपति बुध पे पड़ गई और जन्म कुंडली में इस भाव में मंगल बैठ गए, तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु सबका प्रभाव पड़ा। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जो समस्या होती है वो कई बार लंबी खिंच जाती है, और खास करके इन दशाओं में। एक तरफ तो ये स्थिति बना देते हैं शनि, मंगल, राहु, केतु जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे देख करके या इस भाव से संबंध बना करके कि व्यक्ति के जीवन में जो भी चीज़ें बनेंगी वो लंबी खिंच जाएंगी, और अपनी दशा में ये बातें और भी ज़्यादा होंगी। और दशा किसकी चल रही है? अभी वर्तमान में राहु की, शनि की ही दशा चल रही है। तो चतुर्थेश होकर के तृतीय होने से राहु और शनि का संबंध बना और जन्म कुंडली में मेहनती हो गया व्यक्ति, पर फिर भी ये कहीं ना कहीं दोषयुक्त हो जाते हैं। वही नवांश कुंडली में भी ये शनि अष्टम के साथ साथ सप्तम के अधिपति हैं, यहाँ भी वो मारक हो जाते हैं। और तीसरे भाव में विवाह को बचाना, संप्रेषण को बचाना, अपने आप बारे में एक अच्छी राय लोगों के बीच में विकसित करना, ये गड़बड़ हो जाता है और विवाह में कई बार अकेलेपन की स्थिति बीत जाती है। हालांकि व्यक्ति के पास धन की समस्या कभी भी नहीं रहेगी, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं धनेश के साथ, तो व्यक्ति धन कमाएगा, धन रहेगा, विदेशों का आना जाना रहेगा। और पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं सप्तम भाव के स्वामी, तो बड़े और छोटे दोनों ही बच्चे या दोनों बेटियां, दोनों से व्यक्ति को स्नेह मिलेगा, पर जो बड़ा है वो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा। तो हमें उसको अपना बनाकर रखना होगा। और किसी भी तरीके से हमारी बुद्धि में जो भी विचार बन रहे हैं, मैं इस कुंडली को जो विचार बन रहे हैं उसको लगभग 80% तक थोड़ा बहुत कमज़ोर कहूँगा, क्योंकि जो बन रहा है वो 100% में 80% बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं है, थोड़ी बहुत गड़बड़ी है। 25% तक अच्छे बन रहे हैं विचार, बाकी सब गोलमोल है। क्योंकि चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में आगे शनि और पीछे केतु, और वो शनि 27 अंश के बैठे हैं। चंद्रमा है सिंह राशि के, जिसका अधिपति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है। तो दशम भाव के स्वामी जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे और जन्म कुंडली के लग्नेश भी स्वतः अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो व्यक्ति की सामाजिकता नष्ट होगी। कब नष्ट होगी? जब कभी भी सूर्य के शत्रु की दशा चलेगी या मंगल के शत्रु की दशा चलेगी। तो शनि की दशा चल रही है और शनि सूर्य और मंगल दोनों के शत्रु होते हैं। समाज शत्रु बना है, परिवार शत्रु बनेगा, लोग शत्रु बनेंगे और व्यवस्था शत्रु बनेगी। स्वयं भी व्यक्ति कई बार अपना शत्रु बन जाता है। ये बात शनि, मंगल, राहु और केतु, इन सभी दशाओं में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। लाजवर्त धारण करना चाहिए, सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य देना चाहिए, हनुमान जी के 12 नामों का नित्य उच्चारण करना चाहिए,
गीता जी के 11वें और 18वें अध्याय का अध्ययन और पाठ पठन करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। सूर्य को अर्घ मैंने बताया, और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को एक्टिव रखने की आवश्यकता है। ईश्वर की कृपा से आपके पास आयु बड़ी लंबी है। दशाएं कब आपको परेशान करेंगी? तो जब जन्म कुंडली में शनि में शुक्र आएंगे। क्यों? क्योंकि वो 12वें भाव के स्वामी हैं, सप्तम में बैठे हैं, और जन्म कुंडली के द्वितीय भी सप्तम में बैठे हैं। तो सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम। सप्तम स्थान भी मारक होता है, 12वां भाव तो नहीं, पर द्वितीय भाव मारक होता है। द्वितीय से सप्तम में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं। तो शनि में शुक्र और शुक्र में राहु का अंतर इस कुंडली को कष्ट देने वाला होगा, और वो दशा आएगी आपकी कुंडली में 2030 के अप्रैल में। लेकिन हमें फिर भी सावधानी 2029 के फरवरी से ही अपने ऊपर रख लेनी चाहिए। गिरने पड़ने का खतरा भी इस कुंडली में ज़्यादा है, और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। शनि और गुरु शुक्र का प्रभाव लग्न पे है, इस वजह से व्यक्ति न्यायप्रिय है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, बस वो वैचारिक रूप से बड़ा ही परतंत्र है। इस वजह से बहुत छोटी बात को बड़ा बतंगड़ बना देता है। और जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र लग्न को देख रहे हैं तो व्यक्ति पूर्व जन्म में भी सुखी था, इस जन्म में भी सुखी है। पूर्व जन्म में भी अच्छे कृत्य करके आया था, इस जन्म में भी अच्छे कृत्य ही कर रहा, किसी का किसने बिगाड़ा नहीं है। और जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति अगर शत्रु के साथ राहु के संपर्क में हैं तो इस कुंडली में शनि, शुक्र, राहु और ये जो दशाएं चलेंगी, ये किसी दूसरे के ऊपर आश्रित या करना या लीन कर देना, तो दामाद बेटियों के ऊपर आश्रित रहने का योग भी जन्म कुंडली में लग जाएगा। मतलब उनके यहाँ रहना, निवास करना ऐसा, और रह जाना। इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई। अब ज़रा इस कुंडली में और भी तो चीज़ें कुछ क्या ही कहूँगा, पर मैं इतनी बात ज़रूर कहता हूँ कि हमें अपने बुद्ध को, जो वाणी के अधिपति होते हैं, कारक होते हैं, हमें उसको और शांत रखना है। हमें उसे और भी ज़्यादा धार्मिक बनाने की आवश्यकता है। हम उसमें और भी ज़्यादा शांति रखेंगे, बहुत जल्दी बेचैन नहीं होंगे, अपने आत्मविश्वास को जल्दी नष्ट नहीं करेंगे। कोई लंबी बीमारी का खतरा इस कुंडली में वैसे तो नहीं है, पर सामान्यतः मानसिक रूप से बेचैनी का खतरा जरूर है। और आइसोलेट होना, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाना, अकेले पड़ जाना, इन सभी चीज़ों का इस स्थिति में प्रभाव कुंडली में दिखाई दे रहा है। और उससे बचने का एकमात्र साधन है अपने आप को ठाकुर जी के प्रति समर्पित करना। दुनिया से जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को अलग करिए, एकांत में रहिए। बहुत ज़्यादा साफ सफाई, बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभाल करके रखना, बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने हिसाब से जीना आपको लोगों का शत्रु बना सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र लग्न को देख रहे हैं। 12वें भाव का स्वामी जब लग्न को देखता है तो कई बार व्यक्ति को अलग थलग हो जाता है व्यक्ति, या करवा देते हैं। या ये भी होता है कि व्यक्ति जो है वो अपने अनुशासन के कारण लोगों की आंखों की गिरगिरी बन जाता है। किसी को पराश्रित नहीं होना और उनकी बातों में ना आना, अपने से स्वयं की सेवा करना, ये सब अच्छी बात है, पर कई बार ये दूसरों को चुभने भी लगती है। उसके हिसाब से अपने आप को ढालना होगा, व्यवस्थाएं बनानी होंगी। और अभी शनि की दशा है, इस वजह से जितना ज़्यादा हो सके हमें अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता है। कटु वचन भाषी नहीं हो, बिल्कुल कड़वा किसी को ना बोले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से किरकिरा व्यक्ति को बना देते हैं। जब जन्म कुंडली में शनिदेव लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति को कई बार दयनीय स्थिति में लेके चले जाते हैं। वात घूमता है, पेट के हर एक हिस्से में, शरीर के हर एक हिस्से में गैस घूमता रहता है, जिसके कारण व्यक्ति कई बार बाथरूम में गिर जाए, इधर गिर जाए, उधर गिर जाए, या पेट में कई मानसिक हेडेक हो, सर दर्द हो। व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं होता है। क्या आपको मिला हुआ है आपको पता नहीं है, जो नहीं मिला हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं, जो नहीं मिला हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं, जो मिला हुआ है उसके बारे में विश्वास नहीं है। ये सब चीज़ें हैं। जन्म कुंडली में लग्न का अधिपति अष्टम में बैठा है, 3 ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र में है, और चंद्रमा के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं, पर यशस्विता का योग है, धनवान होने का योग है। और धन के मामले में कभी व्यक्ति किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु और चंद्रमा जन्म कुंडली में केंद्र में है। शुक्र और चंद्रमा व्यक्ति की सुंदरता को बनाकर रखते हैं। जन्म कुंडली में अगर मैं और भी चीज़ें अगर समझा दूं तो इस कुंडली के हिसाब से नक्षत्र जिसमें आपको दान करना चाहिए वो पूर्वा फाल्गुनी है। मारक मैंने बताया, शनि में शुक्र, शुक्र में राहु। और एक दशा जो आपको और परेशान करेगी वो शनि में मंगल 2034 अक्टूबर, जब चंद्रमा सिंह राशि में हो, जब मंगल मिथुन राशि में गोचर करें कभी भी,
या जब जन्म कुंडली में गुरु सिंह राशि में गोचर करे, या जन्म कुंडली में जब वो तुला राशि में गोचर करे, तो व्यक्ति की कुंडली में मृत्यु योग, मृत्यु तुल्य कष्ट का योग लगेगा। व्यवस्था अच्छी है इस कुंडली में। मीन और कर्क राशि के लोगों से मैत्री अच्छी होगी। वार आपकी कुंडली के हिसाब से मंगलवार और गुरुवार बहुत अच्छा है। गेरुआ रंग बहुत अच्छा होगा, पीला और नारंगी। अंक आपके लिए कन्या यानी कि 6 नंबर बहुत अच्छा रहेगा, 9 भी अच्छा है। वार मैंने बता दिया। लग्न का मान 0 अंश का है, इस वजह से व्यक्ति का विश्वास कभी भी अपने ऊपर होता ही नहीं है, और यही अविश्वास की स्थिति कुंडली को और जातक को कमजोर कर रही है। गुरु का केंद्र में बैठना, चंद्रमा का केंद्र में बैठना, वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा का केंद्र में होना बहुत उत्तम बात होगी। धर्म कर्माधिपति केंद्र त्रिकोण राजयोग लग जाए। पंचम भाव के स्वामी का सप्तम में बैठ करके लग्न को होना, पुत्र और पुत्रियों का योग बन जाता है। जन्म कुंडली में शनि का संबंध जन्म कुंडली के पंचम भाव से है, लग्न से है, तो व्यक्ति न्यायप्रिय है, पर कड़वा तो जरूर बोलता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों की दृष्टि द्वितीय भाव पे जा रही है। शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि व्यक्ति को फैशन में बना देता है, और बुध के ऊपर राहु की दृष्टि व्यक्ति को तार्किक और कई बार छोटी छोटी बातों को परेशान करने वाला या छोटी छोटी बातों से बचकानी हरकतें करने वाला बना देते हैं। क्लियर है? रत्न इस कुंडली में कुछ नहीं, सिर्फ एक लाजवर्त बनेगा। अतिरिक्त इसके अगर आप कुछ पहनना चाहते हैं तो आप गुरु का रत्न पुखराज भी धारण कर सकते हैं। अब अवस्था दान, पुण्य, पूजा पाठ और अकेले रहने की है। अब इस अवस्था में आकर के आपके पास ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि धन कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, आयु कैसी है, बच्चों का सुख कैसा है, दुकान चलेगा कि नहीं। ये तमाम प्रश्न अब इस उम्र को सूट नहीं करेंगे। अब इस उम्र में सिर्फ एक प्रश्न बनेगा, ठाकुर जी की सेवा होगी कि नहीं होगी, बस। जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा में से सूर्य बलवान है। दृष्काण चक्र में वो सूर्य आपकी कुंडली में 29 अंश के बैठे हैं। तीसरे दृष्काण में जाएंगे तो अपने से ये नवम भाव की यात्रा करेंगे। इसका अर्थ होगा कि ये नवम भाव यानी कि कुंभ राशि में जाएंगे तो शत्रु की राशि में जा रहे हैं, इस वजह से। और वो शनि जन्म कुंडली में क्या बोलते हैं कि वृष राशि में बैठे हैं। पितरलोक की यात्रा व्यक्ति की मृत्यु के बाद होगी। और आत्मा जो है वो तो अच्छी ही है। अष्टम भाव में सूर्य मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति कम से कम अपनी एनर्जी को किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहता है, और यही इस कुंडली का कई बार गुण और दोष दोनों हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में बनी हुई है। दान, पुण्य, पूजा पाठ, नारायण कवच। अब सिर्फ ठाकुर जी। जीवन में न बच्चे, न बेटी, न बेटा, न नाती, न पोता, न पति, न कुछ नहीं। यही आपको कष्ट दे रहे हैं, और ये उलझना ही आपको परेशान कर रहा है। इससे दूर होना ही आपको सुखी बना देगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।